आरसीसी में आज शुरू होगा आपका एलएसएम। एलएसएम मतलब क्या हो गया आपका? लिमिट स्टेट मेथड। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए उसको। इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील, वो कोई मतलब नहीं, रहने दीजिए। उसमें कुछ करना है, टोटल कंप्रेशन फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। या कहीं बता देंगे, उसका कहीं यूज ही नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं जो यूज़ नहीं रहते हैं कभी, मतलब आगे कहीं यूज ही नहीं, छोड़ देता हूँ उसको। देखिए लिमिट स्टेट मेथड, अब मतलब कि अभी तक आरसीसी नहीं पढ़े ना, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा बात है, लेकिन मतलब समझ लीजिए कोई बात नहीं है। यहाँ से अगर तो आप पढ़ लेते हैं तो आपको मतलब थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 90% आगे इसी मेथड से हम चलने वाले हैं। तो आप लोग स्ट्रक्चर मैकेनिक्स या मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में ही पढ़े होंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, पढ़े होंगे माइल्ड स्टील के लिए। तो हम उसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कंक्रीट जो होता है ब्रिटल मटेरियल होता है। कंक्रीट ब्रिटल समझ आता है, तो ब्रिटल के बारे में कुछ जान लें। जैसे कि स्टील जो होता है डक्टाइल मटेरियल होता है, तो आखिर में डक्टिलिटी किसे कहते हैं, मेलाबिलिटी किसे कहते हैं, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं, सब पढ़े होंगे उसमें, मैकेनिक्स में, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। तो हमको पता है, भूल गए होंगे या फिर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो उसको हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि आगे जब हम आरसीसी पढ़ेंगे तो इस टर्म का नाम लेंगे कि देखिए जो स्टील होता है डक्टाइल मटेरियल होता है। तो यदि आप डक्टाइल हम इस भरोसे छोड़ दें कि पहले पढ़ के आए होंगे, पढ़े ही ना हो या फिर याद ही ना हो, तो मज़ा नहीं आएगा। तो आगे हम इस सारे टर्म का यूज़ करेंगे। कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल होता है, तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटल का मतलब क्या होता है। ब्रिटल मतलब वो अपना बॉडी थोड़ा भी डिफार्म नहीं करेगा, टूट जाएगा। जैसे शीशा भी थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो डिफार्म नहीं करने वाला, टूट जाएगा। तो कंक्रीट ऐसा ही होता है, कंक्रीट पे थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो डिफार्मेशन नहीं देगा, टूट जाएगा। लेकिन स्टील क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। तो डक्टिलिटी किसे कहते हैं, मेलाबिलिटी किसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम हेडिंग देते हैं, का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है ना। प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण। गुण कभी बदलता नहीं है ना। मेरा शर्माने वाला गुण है वो हमेशा रहता है, कहीं चले जाएं वो गुण ही रहता है। तो इस जो भी मटेरियल रहेगा उसका, जो कंक्रीट रहेगा इंडिया में वही कंक्रीट, उसका प्रॉपर्टी होगा, कहीं और लेके चले जाएंगे वही प्रॉपर्टीज रहेगा। कंक्रीट इतना बड़ा हो जाए वही प्रॉपर्टीज है, कंक्रीट जितना बड़ा हो वही प्रॉपर्टीज है। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सबसे पहला प्रॉपर्टीज लिखिएगा इलास्टिसिटी। सब सुना है, ठीक है, ये तो गाना का नाम है, सुना ये सब सुना मिलेगा आपको। लेकिन हम थोड़ा है ना सारी चीज़ों को एक सीरियल में लिखवाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिएगा इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ से नोट करिए, लिखिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन मतलब विकृति है ना, लेकिन टेक्निकल टर्म हम सारा यूज़ करते हैं तो उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन होता है तथा 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 फोर्स हटाने के बाद तथा फोर्स हटाने के बाद तथा फोर्स हटाने के बाद वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। मटेरियल की इस प्रॉपर्टीज़ को इलास्टिसिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को इलास्टिसिटी कहते हैं। तथा इस प्रकार के मटेरियल इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं।
प्रत्यास्थ पदार्थ तथा तो इस प्रकार के मटेरियल इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे, इधर पढ़े होंगे स्ट्रेस, इधर क्या पढ़े होंगे स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेस था, स्ट्रेन था, कुछ दूर तक क्या गए होंगे आप सीधा, उसके बाद ऐसा आए होंगे, फिर ऐसा जा करके ऐसा ऐसा ही मिला होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ये क्या है, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। अब देखिएगा आप शुरू में पढ़े होंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, आप मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम किसका पढ़ा रहे हैं, माइल्ड स्टील का ही पढ़ा रहे हैं। क्यों, मेरे पास और भी तो मटेरियल है, लेकिन माइल्ड स्टील का इसलिए हम लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन बनाने के लिए कि माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें सारे पॉइंट मिल जाते हैं आपको, सारे पॉइंट मिल, अब आगे किसी में नहीं मिलने वाले हैं पूरे के पूरे पॉइंट, इसमें सारे पॉइंट मिलते हैं। इसीलिए एग्जांपल में हर जगह हम लोग माइल्ड स्टील को ही लेते हैं। जैसे कि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ मिलता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मिलता है यानी समानुपाती सीमा, ऐसा कुछ हिंदी है। फिर एकदम नज़दीक ही उसके रहता है, जैसे इसे हम ए कह देंगे, इसे बी कह देंगे, इसे क्या कह देंगे सी, इसे क्या कहेंगे डी, ए हो जाएगा आपका ई, ए हो जाएगा आपका एफ, और इधर क्या कह देंगे हम लोग जी। अब सारे पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे, ओ पॉइंट में ए पॉइंट जो है वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती सीमा। जो बी पॉइंट है ना उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट, क्या कहते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, है ना, प्रत्यास्थ सीमा। जो हुक का ला रहता है वो कहाँ तक काम करता है, इलास्टिक लिमिट तक। एक्चुअल में वो इस लिमिट तक काम करता है, समानुपाती सीमा तक, लेकिन ये दोनों काफ़ी नज़दीक होते तो मान लेते हैं इलास्टिक लिमिट तक काम करता है। फिर सी को कहते हैं हम लोग अपर यील्ड लिमिट, क्या कहते हैं भाई, अपर यील्ड लिमिट। डी को क्या कहते हैं, लोअर यील्ड लिमिट, लोअर यील्ड लिमिट, ओके। एफ को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, हाँ क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। जी को क्या कहते हैं बता दीजिए, फ्रैक्चर पॉइंट, क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्चर पॉइंट। इसके अलावा हमें कुछ इसमें जोन मिलता है, जैसे डी से लेकर के ई तक के जोन को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक जोन। कौन सा जोन कहते हैं, प्लास्टिक जोन। नहीं समझ आ रहा है, जैसे कि यहाँ से लेकर के देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम मानेंगे कि लोड लगाएंगे, है ना, इलास्टिक लिमिट तक ले लीजिए, यहाँ तक लोड लगाएंगे, हटाएंगे तो पुराने अपने अवस्था में आ जाएगा, लेकिन डी के बाद वो अपने अवस्था में नहीं आता है। लोअर यील्ड लिमिट के बाद अपने अवस्था में वो नहीं आता है। तो कैलकुलेशन के लिए हमेशा लोअर यील्ड लिमिट को लेते हैं, अपर यील्ड लिमिट को नहीं लेते हैं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए ना अपर यील्ड लिमिट अलग अलग आता है। जैसे किसी का अपर यील्ड लिमिट, माइल्ड स्टील की बात हो रहा है, लोड अलग अलग लगाएंगे तो किसी का अपर यील्ड लिमिट ऊपर चला जाएगा, लेकिन लोअर अपने से स्थान पे ही रहेगा, लोअर इधर उधर नहीं जाने वाला, है ना। माइल्ड स्टील की जब लोड अलग अलग इंटेंसिटी के लगाएंगे तो अपर यील्ड लिमिट चेंज होता रहता है, कभी कभी यहाँ आ जाएगा, लेकिन लोअर यील्ड लिमिट एक ही जगह रहता है। इसीलिए कैलकुलेशन में हमेशा किस लिमिट को लेते हैं, लोअर यील्ड लिमिट को। तो डी से ही को कहते हैं प्लास्टिक, यानी इसके बाद वो अपने अवस्था में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा ही, लेकिन इसके बाद अपने अवस्था में माना जाता है कि वो नहीं आएगा। फिर ई से लेकर एफ तक को क्या कहते हैं, देखिए ई से लेकर एफ को कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। उसके बाद क्या कहलाता है आपका, ई से एफ से लेकर के जी तक को क्या कहते हैं, नेकिंग जोन कहते हैं, NECKING, नेकिंग जोन कहलाता है। ठीक है, तो पता चल गया हम किस पूरे लिमिट की बात कर रहे थे, ये सारा मिल जाता है माइल्ड स्टील में। तो देखिए यहाँ तक क्या होता है, आपका प्रत्यास्थता काम करता है, लोड लगाएंगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, लोड हटाएंगे तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, और यहीं तो हुक का नियम भी
काम करता है। और ई का मान जो मिलता है ना, यही देखिए हम तो बता चुके हैं, ई का मान जो 2 × 10⁵ कांस्टेंट रहता है, इसी के कारण कांस्टेंट रहता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए क्या है आपका, जैसे जैसे विकृति जाएगी वैसे वैसे प्रतिबल का मान बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन इल लिमिट के बाद नहीं मतलब फोर्स नहीं बढ़ाएंगे उसके बावजूद भी विकृति होगी। लेकिन फिर क्या होगा ना, देखिए यहाँ जो था, इसके बाद जो था मटेरियल अलग अलग, मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग हुए थे। इसके बाद क्या हुआ था, बी के बाद उसके मॉलिक्यूल अलग अलग हुए थे, इसलिए बिना प्रतिबल बढ़ाए विकृति बढ़ जा रहा था। इस ई के बाद फिर हमको प्रतिबल की ज़रूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि ये है, ये सारे मटेरियल से बने हुए थे। इसके बाद क्या होता, डी के बाद क्या हुआ था ना, ये मटेरियल अलग अलग हुए थे, तो बिना फोर्स बढ़ाए ही विकृति हो रही थी। लेकिन ई के बाद क्या हो गया, अब ये मटेरियल टूटता है, तो मटेरियल तोड़ने के लिए फिर हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको फिर स्ट्रेस क्या आ जाता है आपका, ऊपर जाता है। तो फिगर बना के इतना नोट करिए, था है ना, बनाइए, लिखिए, अगला लिखिए प्लास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी के बाद क्या आता है आपका, प्लास्टिसिटी आता है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हिंदी क्या होता है, नहीं इलास्टिसिटी का हिंदी देखिए हाँ हाँ, सुघट्यता, सुघट्यता। आप तो बहुत जानकार हैं भाई। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उसका डिफॉर्मेशन होता है, तथा हाँ, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उसका डिफॉर्मेशन होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उसका डिफॉर्मेशन होता है, तथा 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 फोर्स हटाने के बाद भी डिफॉर्मेशन बना रहता है, तथा फोर्स हटाने के बाद भी डिफॉर्मेशन बना रहता है। मटेरियल की इस प्रॉपर्टीज़ को, मटेरियल की इस प्रॉपर्टीज़ को मटेरियल की इस प्रॉपर्टीज़ को इस प्रॉपर्टीज़ को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी कहते हैं। तथा इस प्रकार के मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तथा इस प्रकार के मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। लाइन थोड़े लिखे, प्लास्टिसिटी 2 प्रकार के होते हैं। नहीं पढ़े होंगे ऐसा, प्लास्टिसिटी के टाइप नाम सुने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे प्लास्टिसिटी के टाइप होते हैं। प्लास्टिसिटी 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेगा प्लास्टिसिटी में डक्टिलिटी, सुना है ना, डक्टिलिटी हिंदी क्या होता है, तन्यता, हाँ पता है, तन्यता, डक्टिलिटी तन्यता, हाँ हेडिंग। प्लास्टिसिटी 2 तरह का देख पा रहा था, डक्टिलिटी, दूसरा होता है मेलेबिलिटी, मत लिखिएगा अभी या लिख लीजिए, हटा नहीं दीजिए, भी गुस्सा आएंगे। डक्टिलिटी, ठीक है, लिखिएगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर टेंसाइल फोर्स लगाकर उसका डिफॉर्मेशन किया जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर टेंसाइल फोर्स लगाकर उसका डिफॉर्मेशन किया जाता है
छड़ डक्टाइल मटेरियल है, छड़ पे हमेशा टेंसाइल फोर्स यूज करते हैं, पढ़ा है ना आप अभी पीछे के चैप्टर में, टेंशन में यूज़ करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर टेंसाइल फोर्स लगाकर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर टेंसाइल फोर्स लगाकर उसका डिफॉर्मेशन करते हैं तो इस डिफॉर्मेशन को डक्टिलिटी कहते हैं, इस प्रॉपर्टीज को डक्टिलिटी कहते हैं, इस प्रॉपर्टीज को डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी कहते हैं। बताइए तो सबसे अधिक डक्टाइल मटेरियल क्या है वर्ल्ड में? सोना, गोल्ड, है ना, सुने होंगे, बहुत पतला, तो सबसे अधिक डक्टाइल मटेरियल सोना है। तो फिर हम डक्टाइल की जगह रिइंफोर्समेंट का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए बीम है ना, बीम के निचले पोर्शन में क्या आता है? आता है कंप्रेशन, मार देंगे गोली अब यहीं से। क्या आता है? टेंशन आता है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम के निचले जोन में क्या आता है? टेंसाइल जोन। तो टेंसाइल को लेने के लिए पूरा कौन लेता है? आपका छड़। यानी छड़ एक तरह का क्या है? डक्टाइल मटेरियल, तभी तो टेंशन में यूज़ कर रहे हैं। अब बताइएगा, छड़ से भी अच्छे मेरे पास मटेरियल है, कापर है, सोना है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो कहेंगे सस्ता होता है, ठीक है, लेकिन हम इंजीनियर सस्ता तो काम चलाते नहीं है, एक लॉजिक रहता है। तो क्या होता है कि स्टील, नहीं पता है क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों का रेखीय प्रसार, शर्ट तो इसका डाले थे भाई, स्टील का और कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? लगभग समान होता है ना। यानी और टेम्परेचर के इफेक्ट से दोनों साथ साथ फैलेंगे, दोनों साथ साथ सिकुड़ेंगे, नहीं तो कुछ और रहेगा तो वो कुछ और फैलेगा, ये कुछ और फैलेगा, तो बॉन्डिंग थोड़ी इसके अंदर। अब बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होता है छड़ और कंक्रीट के बीच। इसलिए पहले के ज़माने में छड़ यूज़ होता था, ऐसे छड़ यूज़ होता था, सिर्फ प्लेन छड़, है ना। तो प्लेन छड़ जैसे कि यहाँ देखे जो दरवाज़ा बना है ना, वो तो स्क्वायर में है, लेकिन वैसे सर्कुलर रहता है, प्लेन छड़ यूज़ होता है। लेकिन बाद में देखा गया तो कौन सा छड़ ला दिया गया? ऐसा छड़, ठीक है, ऐसा छड़ ला दिया गया। अब देखिए इसमें ज़्यादा मतलब कि अच्छे से बॉन्डिंग बनेगा कि प्लेन वाले में? इसमें बनेगा। अब क्या है, अब किस तरह की छड़ें आती हैं? अब इस तरह की छड़ें आती हैं। हाँ, देखिए आपके सामने वो छड़ रखा हुआ है, अगर वो छड़ 10 दिन तक रखा गया तो हम आपको समझाने में बहुत आसान हो जाएगा। अब ऐसे छड़ आते हैं, आता है ना। हाँ, देखिए कितना फोकस करना पड़ता है। अब किस में ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा? इसमें पकड़ेगा, है ना। तो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होता है, बॉन्डिंग टॉपिक ही हमको, है ना। तो लिखिए आगे, क्या लिखें? हाँ, सोना लिख सकते हैं। अगला लिखेगा मेलाबिलिटी। सर अधातवर्तनीय होता है क्या? मेलाबिलिटी, हाँ आघातवर्तनीय। अगला लिखेगा मेलाबिलिटी। दो प्रकार का होता है, दूसरा मेलाबिलिटी, आघात। देखिए भाई हिंदी वर्ड, हिंदी कन्फर्म है, आघातवर्तनीय देखिएगा। तो हाँ, वर्धनीय, नीय है ना, वर्धनीय है ना, ठीक है, आघातवर्धनीय, ठीक है। अरे घर के बड़ा लड़के का नाम सोनू, तो छोटे लड़के का नाम मोनू। तो इसमें टेंसाइल फोर्स लगाए तो इसमें कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे, है ना। चादर बनाएंगे बेल कर, कंप्रेशन फोर्स में लगाएंगे, ठीक है। तो लिखिए मेलाबिलिटी। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट पर कंप्रेशन फोर्स लगाकर उसका डिफॉर्मेशन करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर कंप्रेशन फोर्स लगाकर उसका डिफॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रॉपर्टीज़ को मेलाबिलिटी कहते हैं। कभी इसका यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि कंप्रेशन में तो खुद मेरा कंक्रीट मजबूत होता है।
तो इसे मेलाबिलिटी कहते हैं। अगला लिखिएगा ब्रिटल। लिखिएगा ब्रिटल, ब्रिटलनेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। बताइए ब्रिटल कैसे कहते हैं? जो टूट जाता है, टूटेंगे तो सब, ये भी तो यहाँ टूटा, हाँ डिफॉर्मेशन। देखिए मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिए टूट जाता है। डिफॉर्मेशन इलास्टिक देता है कि हटाएंगे तो अपने अवस्था में, मतलब कि बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, हाँ थोड़ा सा देता है, अभी बता रहे हैं, देखिएगा। जैसे ये हो गया आपका स्ट्रेस, ये हो गया आपका स्ट्रेन, है ना। तो जाएगा अभी जैसे मुड़ने वाला रहेगा टूट जाएगा यहीं पे। तो थोड़ा डिफॉर्मेशन देगा, वो दिखेगा नहीं उतना, 5% से कम डिफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो यहीं टूट गया, क्या होगा? फ्रैक्चर पॉइंट। आगे बढ़ा ही नहीं, है ना। तो लिखिएगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो यदि उसमें डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है, पाँच % से कम होता है, अर्थात अच्छा 5, रुक गया, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगा तो डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है, अर्थात बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिए टूट जाता है। दोनों एक ही में लिखवा दिए, बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिए टूट जाता है। तो मटेरियल के इस गुण को ब्रिटलनेस कहते हैं। क्या होता है ब्रिटल का हिंदी भाई? भंगुर ब्रिटल, भंगुर पदार्थ। कंक्रीट कौन सा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल, अचानक टूटेगा। तो उसे ब्रिटलनेस कहते हैं, भंगुरता कहते हैं, तथा इस प्रकार के मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। जैसे कांच, कंक्रीट, कंक्रीट हो गया। फिगर बनाइए वाला, तोड़िए इसको फ्रैक्चर पॉइंट फटाक से। बनाइए इसे। कितना लिख रहे हैं? ए वाला अभी मुड़ने वाला था तो टूट गया। हो गया। अगला लिखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। अब आपको बुक से मिलेगा।
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का प्रतिबल विकृति आरेख। प्रतिबल विकृति आरेख किसके लिए? कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रेस। अब बताइए आपके माइंड में पिक्चर है कि नहीं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का? अभी पढ़े हैं? डायरेक्ट पढ़ाते तो नहीं पढ़े होते दिक्कत होता। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। देखिए तो कर्व क्या होता है, ये मत पूछिए कर्व का क्यों ऐसा ही होता है। कर्व हमको बता दिया गया कि ऐसा होता है, बता दिया गया कि ऐसा होता है, इसके आगे आप पढ़िए, है ना। जैसे आप पूछ सकते हैं ना कि भाई आप सर बताइए क्यों ऐसा ही होता है। तो ऐसा जब स्टील को रख करके जब उसको खींचा गया है तो ऐसा मिला है, तो बताएं सब ऐसा बनता है। तो हर जगह कोई भी टीचर देंगे ऐसा बता देगा ऐसा होता ही है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बता दिया गया कि ऐसा होता है तो होता है। देखिएगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन करो, आप क्या पढ़ना है हमको? कंक्रीट पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। ये क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेस। इसका कैसे जाता है? ऐसे जाता है। कैसे जाएगा? ऐसे। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, mx, ये हो जाएगा आपका my, ये क्या हो जाएगा आपका mz। ठीक है, m मतलब मिक्स और ग्रेड है, ग्रेड। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो mx है ना वो छोटा है किससे? my से। my छोटा है किससे? mz से। भाई कंक्रीट ग्रेड में ही तो रहता है। जैसे M50, 20, 25, 20, 25, 30 कुछ भी कह सकते हैं। यानी ग्रेड क्या हो रहा है आपका? बढ़ता जा रहा है। ग्रेड जब बढ़ता है तो कैसा आपका कर्व मिलता है? इसी तरह का कर्व मिलेगा। और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ मिलता है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, उसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं हम लोग। वो कितने स्ट्रेंथ पे मिलता है? 0.002 स्ट्रेंथ पे। यानी कंक्रीट मैक्सिमम, कंक्रीट को खींचेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब देगा? जिसमें उसमें विकृति कितना आई रहेगी? 0.02, है ना। उतने पे क्या देता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, मैक्सिमम सामर्थ्य देगा। जब उसमें विकृति कितने आई रहेगी? इतना आई रहेगा। इसके बाद जब विकृति आएगी तो उसकी सामर्थ्य क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, है ना। तो हम काम किस पे करते हैं? इसी पे करते हैं, है ना। यानी मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस पे काम करेंगे जिसमें विकृति कितनी रहेगी? 0.002। इसी विकृति पर देखिएगा जब कंक्रीट ग्रेड बढ़ाते हैं ना, ग्रेड ऑफ, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना, ये स्ट्रेन है। जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा आपका? स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए स्ट्रेंथ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाने पर स्ट्रेंथ क्या है? बढ़ा है। जब कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाएंगे तो उसका हार्डनेस क्या होगा आपका? बढ़ेगा। यानी और क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये हार्ड हो जाएगा। जब कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाएंगे ना तो ब्रिटलनेस क्या होगा आपका? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? बता रहे हैं। स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। हार्डनेस क्या होगा? बढ़ेगा। ब्रिटलनेस क्या होगा आपका? बढ़ेगा। जब कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाएंगे तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका? कम होगा। इसका मतलब देखिएगा ब्रिटलनेस मतलब बढ़ेगा, मतलब कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाएंगे तो ब्रिटलनेस बढ़ने का मतलब वो जल्दी टूटेगा। जैसे M15 हो गया और M20 हो गया, M15 और M20, तो कौन ज़्यादा मुड़ेगा? 15, क्योंकि 20 का ब्रिटलनेस क्या है? ज़्यादा है। ऐसा नहीं समझ आ रहा है? यहाँ समझिएगा, कंक्रीट का ग्रेड बढ़ेगा तो उसका डिफॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। यानी 15 का डिफॉर्मेशन अधिक, जैसे 20 की ग्रेड बढ़ा तो उसका डिफॉर्मेशन कम। तो भाई डिफॉर्मेशन कम यानी ब्रिटलनेस बढ़ गया, भंगुरता जल्दी हो रहा है। वहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो देखिए इसमें हम बनाए हुए हैं, किसमें? कर्व में। जो mx है ये तो कम ग्रेड का है ना। यहाँ लिखते हैं हम लोग mx, my और mz, ऐसा ही है। तो देखिए ये कहाँ तक डिफॉर्म कर रहा है? विकृति कहाँ दे रहा है? यहाँ तक। लेकिन ये देखिए इसकी विकृति क्या हो गई? इससे कम मिली कि नहीं मिली? है ना, वो पहले टूट जाएगा।
है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं, वो पहले टूटेगा, है ना, लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या मिलेगा, अधिक मिल रहा है। सारी चीज़ें समझ आ रही है ना। देखिए इस MZ का क्या हो गया, डिफॉर्मेशन उससे कम हो गया, है ना। तो कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाने से बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ मिल रहा था, जैसे ग्रेड बढ़ाए इसका कहाँ मिलने लगा, यहाँ मिलने लगा, इसका कहाँ मिलने लगा, यहाँ मिलने लगा। तो कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाने से स्ट्रेंथ बढ़ा, हार्ड भी होगा, कठोर भी होगा, हार्डनेस बढ़ा, ब्रिटलनेस बढ़ा, यानी पहले टूट जाएगा, यानी डिफॉर्मेशन उसका क्या हुआ, कम हुआ। ये तो एक दूसरे से संबंध ही रखते हैं, ब्रिटलनेस और डिफॉर्मेशन। तो एक करो समझ आया आपको, कुछ पूछना पूछिए, क्या पूछे इसमें, आ रहा है ना। इस 0.002 पे मैक्सिमम स्ट्रेस देता है, उतने विकृति उसमें रहती है तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है, समझ रहे हैं। तो बनाइए इसको, फिर कुछ लिखवाते हैं। हाँ समझिए, जैसे जैसे अभी हम पढ़े तो नहीं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट माइल्ड स्टील, इसलिए तो पढ़ा दिए, ऐसा था। इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबल बढ़ा तो विकृति बढ़ा, प्रतिबल बढ़ा विकृति बढ़ा, प्रतिबल बढ़ा, तो सेम ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इसमें जो था स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील में, इसमें कर्व ऐसा मिला था, जितना प्रतिबल बढ़ रहा था ये हुक के नियम का पालन करता है, समानुपाती होता है, जितना प्रतिबल उतना विकृति, जितना प्रतिबल उतना ही विकृति था। लेकिन इसमें नहीं, इसमें थोड़ा कर्व लेके जाता है। तो देखिए प्रतिबल बढ़ रहा है तो विकृति बढ़ रही है, किसी एक को ले लेना, नीचे वाले को, प्रतिबल विकृति बढ़ा, प्रतिबल बढ़ा विकृति बढ़ा, प्रतिबल बढ़ा विकृति बढ़ा। प्रतिबल कैसे बढ़ता है, जब उसमें फोर्स लगाते हैं, लेकिन एकदम जब अधिकतम लोड कब लेगा, अधिकतम स्ट्रेस कब मिलेगा, जब उसमें विकृति कितना रहेगा, 0.002। इसके बाद ना बिना प्रतिबल बढ़ाए ही उसमें विकृति होगा। तो क्या इस पे काम करने वाले हैं आप, बिना, अब इधर इसके इधर थोड़ी जाएंगे हम, बिना प्रतिबल बढ़ाए वो डिफॉर्मेशन देने लगेगा, है ना। तो इधर तो काम नहीं करेंगे, इधर ही हम रहने वाले। इसे असेंडिंग कर्व कहते हैं, इसे डिसेंडिंग कर्व कहते हैं, ठीक है, ठीक है, वो आपको नहीं जानना है। तो अभी समझ आया, प्रतिबल विकृति, जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिफॉर्म होगा। लेकिन बहुत कम डिफॉर्मेशन है, 2% है ना, 0.02 है, बहुत कम डिफॉर्मेशन है। तो उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगा, उसके बाद उसकी सामर्थ्य क्या होने लगेगी, कम होने लगता है। अगला लिखिएगा डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ, अब आपके बुक से मिलेगा डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का जो भी हिंदी हो, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, अब लिखवाएंगे यहाँ से, डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का। अभी हम RCC का पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी हम कंक्रीट का पढ़ रहे हैं, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। CC का पढ़ रहे हैं, RCC का नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब समझिएगा इसका कैसे मिलता है। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन, एक क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेस, घबराइए मत, समझ आएगा। अब देखिए इसमें कैसे जाएगा, ऐसे जाता है ऐसे, और यहाँ से हम मान लेते हैं इसको सीधा। देखिए हम क्या कहते हैं कि हम किस पे काम करेंगे, हमेशा विकृति कितने पर रहेगी मेरी, 0.002 अल्टीमेट स्ट्रेस पे। तो हम क्या होता था कि ये इधर से जाते थे और इधर से क्या होता था, ऐसा जाता था। तो हर जगह कैलकुलेशन करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि भाई कर्व रहेगा तो हर जगह कैलकुलेशन करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो हम मान लेते हैं मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस से हम अल्टीमेट स्ट्रेस से नीचे स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे, उसका कर्व को क्या कर देते हैं हम लोग, सीधा कर देते हैं। क्योंकि अभी देखिएगा एजम्पशन में हम लिखेंगे, एजम्पशन जानते हैं ना, जब वो शुरू से शुरू किए थे एजम्पशन माने थे, है ना। अभी भी एजम्पशन, बिना एजम्पशन का हो ही नहीं पाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट न्यूमेरिकली। तो देखिएगा यहाँ क्या था आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, इसी पर कर्व को क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। और हम कितने तक काम कर सकते हैं, 0.0035, है ना, कितना स्ट्रेन तक हम जा सकते हैं, 0.0035। अब बताइएगा अभी पिछला वाला जो कर्व था, क्या उस पर हम इससे अधिक जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, 0.002 से अधिक नहीं जा सकते, क्योंकि क्या होने लगता था, नीचे होने लगता था। लेकिन अभी हम कितना तक जा सकते हैं, इतना तक। क्यों जा रहे हैं अभी हम देखते हैं। इसे हम कहते हैं ना FCK, इसे क्या कहते हैं हम लोग, FCK, यानी इसे कहते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक
सामर्थ्य, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, FC के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अब समझिएगा अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहाँ मिलता है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहाँ मिलता है। अभी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य निकालते हैं, ये तो लैब में निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं, लैब में। क्या हम और आप निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। तो लैब में निकालेंगे तो मान लीजिए कोई कंक्रीट है, मान लेते हैं 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3। एक किसका ग्रेड है, M20 का ग्रेड है। हमसे इंटरव्यू में ये पूछा गया था, कितने का ग्रेड है, M20 का ग्रेड है। तो M20 का ग्रेड जब लैब में हम टेस्ट करेंगे तो 20 न्यूटन प्रति mm क्या दे देगा, आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य दे देगा। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य एक बार बताए थे, ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कहते हैं इसे। ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य इतना देगा, लेकिन वही 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 को हम साइट पे काम करेंगे तो क्या हमको 20 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एरर आने लगेंगे। समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। भाई लैब में जब हम कंक्रीट को टेस्ट करते हैं, 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अब अभिलाक्षणिक सामर्थ्य देखिएगा, 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 का बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, चेक करेंगे तो 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का दे देगा लोड। लेकिन यही कंक्रीट को जब हम अपने साइट पर बनाएंगे तो उतना स्ट्रेंथ नहीं देगा। दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 का हो सकता है उसमें सीमेंट खराब हो आपके पास, क्योंकि लैब में तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप अच्छे से मिक्स उसको ना करें, लेकिन लैब में तो प्रॉपर मिक्स किया जाएगा। हो सकता है उसका बैलास्ट अच्छे क्वालिटी को, आपका बैलास्ट लो क्वालिटी को हो सकता है उसमें जितना पानी चाहिए लैब में, हो सकता है क्या पानी जितना चाहिए लैब में उतना ही मिलाएंगे आप, हो सकता है अधिक पानी मिला दें, है ना। हो सकता है आप ऊपर से ज़्यादा पटक दे रहे हो कंक्रीट को, लेकिन लैब में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हो सकता है आप जहाँ कंक्रीट यूज़ करें वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हो, लेकिन लैब में तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहेगा। तो बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंट आता है। जो लैब में क्वालिटी कंट्रोल होगा उतना क्वालिटी कंट्रोल आप अपने साइट पे नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, हम उसकी कुछ कमी करते हैं। जितना कंक्रीट का एक्चुअल में स्ट्रेंथ होता है उतना स्ट्रेंथ पे हम काम नहीं करते हैं। तो हम कितने पे करते हैं, कितने पे करते हैं भाई, एक जाते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यानी इसका मतलब क्या हो गया, संरचनात्मक सामर्थ्य। इसका मान कितना मान लेता है, IS कोड कहता है कि भाई ये मानो तुम क्या मानो, ये स्ट्रेस है कि 0.67 FC के, कितना होता है 0.67 FC के होता है। ये बताइए ये चीज़ें समझ आ रही है भाई। FC के क्या है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ये तो लैब में निकाले हैं, लेकिन जितना लैब में स्ट्रेंथ होगा हम क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं दे पाएंगे, तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। 100 रहेगा, लैब में 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर स्ट्रेंथ देगा, तो आप कितना मानेंगे, 67 ही दे रहा है ना। अब समझिएगा, लेकिन अभी भी हम पूरे पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि शुरू से हम पढ़ चुके हैं। अभी भी हम सुरक्षा गुणांक से भाग देंगे, क्योंकि अभी भी हम, ये तो मेरे लिए तो पूरा है। अब समझिएगा, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर सकते। यही है कि पीछे सब क्लास छोड़ते हुए आएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। वीडियो देखें हैं पीछे का, एक भी नहीं देख। एक होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब होता है कि अब इससे थोड़ा भी लोड लगाएंगे तो फेल हो जाएगा, थोड़ा भी लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब अल्टीमेट लोड पे, अल्टीमेट स्ट्रेस पे घर बना देंगे तो क्या आप कन्फर्म है कि फ्यूचर में उससे अधिक लोड नहीं आएगा। हो सकता है भूकंप आ जाए, ज़्यादा हो जाए, हो सकता है 2 मंजिला 3 मंजिला बन जाए, हो सकता है शादी में ज़्यादा लोग वहाँ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए क्या है, एकदम अल्टीमेट मैक्सिमम लोड है। एक्चुअल में तो ये है, लेकिन साइड में मेरे लिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम है। अब क्या करेंगे, हम इसमें सुरक्षा गुणांक से भाग देंगे। तो कैसे सुरक्षा गुणांक से भाग देंगे भाई, देते हैं। अब कैसे आ जाएगा आपका स्ट्रेंथ, यहाँ मिल जाएगा। इसे हम लोग कितना आता है आपका 0.67 FC के अपान में 1.5। वो जो था 3 जो था कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक, वो किसके लिए था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। लिमिट स्टेट मेथड में पहले कुछ कम कर दे रहे हैं ना, कुछ पहले ही कम कर दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, सुरक्षा गुणांक को कितना लेते हैं, 1.5। यानी लिमिट स्टेट मेथड में सुरक्षा गुणांक हम कहते हैं
आंशिक सुरक्षा गुणांक, कुछ अंतर पता होना चाहिए ना। तो अभी अब से हम यदि हम सुरक्षा गुणांक भी कहते हैं अब से, तो समझ जाना है कि आंशिक सुरक्षा गुणांक ही है, क्योंकि पूरा मेरा लिमिट स्टेट ही आएगा। यानी आंशिक सुरक्षा गुणांक कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं 1.5, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो आएगा 4.45 FCK। देख रहे हैं आधे पर काम कर दिए हम है ना। तो FCK ये आपका लैब में मिला था, लेकिन उतना क्वालिटी कंट्रोल हम अपने साइट पे नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितना लेते हैं हम लोग 0.67, ये बताया गया कितना ही लेना है। और जब इसमें ना FCK में 1.5 से भाग देंगे तो वही आता है। लेकिन ये सुरक्षा गुणांक मत समझ लीजिएगा, इसको हम इसलिए लिख नहीं रहते, ये सुरक्षा गुणांक नहीं है। ये बताया गया कि 0.67 FCK लेना है आपको। लेकिन आंशिक सुरक्षा गुणांक से हम लोग भाग दे करके निकालेंगे डिजाइन स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो लिखवाया था ना डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, ए मिला आपका डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, ये बताइए समझ आया थोड़ा, ये तो लाइन नहीं होगा। डिजाइन स्ट्रेंथ यानी अभिकल्पन सामर्थ्य है ना। ए वजह से कहिए, एक बार का 2 बार बता देंगे, पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए तो बेचारे हमको दोबारा बोलना पड़ेगा। देखिए IS कोड लिखे IS कोड मतलब क्या हो गया कि वो दे दिया है ना। IS कोड कुछ वही चीज़ है कि हम लोग डिप्लोमा है ना, तो देखिए IS कोड 456/2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रतिबल विकृति आरेख का सरल रूप चित्र में दिखाया गया है। के अनुसार कंक्रीट का प्रतिबल विकृति आरेख का सरल रूप चित्र में दिखाया गया है। है ना, लिखेगा लाइन छोड़ के लिखेगा। देखिए इस आरेख के अनुसार, इस कर्व के अनुसार शून्य विकृति से लेकर 0.002 विकृति तक आरेख पैराबोलिक है। ठीक है, हाँ आरेख पैराबोलिक तथा उसके बाद आरेख स्थिर हो जाता है। लेकिन विकृति का मान 0.0035 तक हो जाती है। हो गया। अब देखिएगा जो मान लिया कि हम इसको कांस्टेंट नहीं करते तो कैसे करते, इसको ले जाते लेके जाते और यहाँ से फिर कम करते, तो बात तो वही होता। देखिए हमको ऊपर दोनों से क्या मतलब, हमको तो मतलब है यहीं तक तब भी जा रहा था, अभी भी वहीं तक गया। इसलिए इसको कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। अब देखिए कितने अच्छे से ए अलग बन गया, आराम से रेक्टेंगल हो गया, कुछ भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं।
अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, इसमें भी न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो देख रहे हैं ना, यहाँ भी पहले भी उतना स्ट्रेन जा रहा था, अभी वो उतना स्ट्रेन जा रहा है ना। तो ठीक है, फिर लाइन छोड़ के लिखिएगा, इसको लिखिए कर्व, कहीं लिखिएगा, एक कर्व फर्स्ट हो जाएगा, कर्व सेकेंड हो जाएगा, कितना टाइम हुआ, कर्व थर्ड हो गया, बस लिखिए कर्व फर्स्ट सेकेंड कर्व थर्ड, ऐसा लिख लीजिए। नहीं उसी में कर्व फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3, हाँ उसी में, हाँ उसी में बना लीजिए। 1 2 हम लिखें कर्व फर्स्ट कर्व सेकेंड कर्व थर्ड। लिखिएगा लाइन छोड़ के लिखिए चित्र में कर्व फर्स्ट, चित्र में कर्व फर्स्ट कर्व फर्स्ट लैब से प्राप्त किया गया घन सामर्थ्य है। घन मतलब जब हम अभिलाषिक सामर्थ्य निकालते हैं ना, तो घन से ही निकालते हैं, 15 सेंटीमीटर का घन लेते हैं, उसी से निकालते हैं, इसलिए हम इसको घन सामर्थ्य बोल दे रहे हैं। ठीक है, कर्व फर्स्ट लैब से प्राप्त किया गया घन सामर्थ्य है। जो अभिलाषिक सामर्थ्य FCK को दर्शाता है। अभिलाषिक सामर्थ्य FCK को दर्शाता है। अभी अभिलाषिक सामर्थ्य अभी तो टाइम नहीं, कल समझाते हैं अभिलाषिक सामर्थ्य। ठीक है, याद दिलाइएगा कल अभिलाषिक सामर्थ्य कल हम बताएंगे। हाँ आज टाइम नहीं, क्या होता है, हाँ तथा कर्व टू साइट पर प्राप्त संरचनात्मक सामर्थ्य को दर्शाता है। साइट पर प्राप्त संरचनात्मक सामर्थ्य को दर्शाता है। संरचनात्मक सामर्थ्य को दर्शाता है। देखिएगा लाइन छोड़ के लिखिए, IS कोड के अनुसार साइट पर IS कोड के अनुसार साइट पर लैब जैसा कंडीशन न मिल पाने के कारण रुकिए, तो क्या बोले हैं, IS कोड के अनुसार साइट पर लैब जैसा क्वालिटी कंट्रोल न रख पाने के कारण सामर्थ्य के मान में अंतर आता है। संरचनात्मक मान में अंतर आता है। समझ आ रहा है ना, अंतर आता है। लिखिएगा, लिखिए संरचनात्मक मान में, लाइन छोड़ के लिखिए, संरचनात्मक सामर्थ्य में चंदन पूरा पीछे का वीडियो देख लीजिए, तो अच्छे से देख, हमको जैसे हम चाहते हैं कि सारा चीज़ समझ आए, समझ रहे हैं किनारे वाले पवन, पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि
फिर क्योंकि चीज़ें समझाया हुआ है, शुरू देखेंगे तभी समझ आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि एक टॉपिक दिक्कत हो, नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको 3-4 दिन नहीं समझ आया तो आप आरसीसी को छोड़ देंगे। अब मान लेंगे कि मेरा बैक लगेगा, कोई हो, अगर ये 3-4 दिन नहीं समझ आया, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मान लेगा कि हमको आरसीसी नहीं समझ आएगा। अब आज के बाद जो आएगा अब उसका या तो हम भगा देंगे या कुछ भी कर, वो कौन चिल्लाएगा इतना, उसको नहीं समझ आएगा। आज के बाद जो आएगा उसको नहीं समझ आएगा, ये मेरी गारंटी। वो वीडियो देख कर आएगा तभी उसको समझ आने वाला। चलिए लिखे, क्या लिखे, क्या बोले, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में आंशिक सुरक्षा गुणांक, आंशिक सुरक्षा गुणांक, आंशिक सुरक्षा गुणांक ब्रैकेट में लिखेगा 1.5 से भाग देकर कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं। स्ट्रेंथ का लें स्ट्रेस का लें, बात एक ही है अभी के लिए, क्योंकि जितना बल लगाएंगे उतना भी प्रतिबल देगा। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं, इसको हम डिजाइन स्ट्रेस कहेंगे आगे, घबराइएगा मत। डिजाइन स्ट्रेस प्राप्त करते हैं। ऐसा ही बताइए, समझ आ रहा है। अभिलाषिक सामर्थ्य क्या होता है? वो तो सम्मेलन में संपीड़न सामर्थ्य भी, टेंसाइल सामर्थ्य भी, सब तो लैब में किया था। बताएंगे हम, बताए थोड़ी, आप घबरा क्यों रही हैं, बताए थोड़ी आपको, ये था हमको नहीं पता, इसको हम बताएं कल बता। तो पढ़ाए सिटी में हम तो क्या होता है बताइए, अब अच्छे बताइए, अभिलाषिक सामर्थ्य क्या होता है? 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे और उसको 28 दिन क्यूरिंग के बाद उस पर अलग अलग प्रकार के लोड लगाएंगे और 95% जो लोड सहन कर लेगा उस मिक्स का ग्रेड का कंक्रीट हो। नहीं ऐसा नहीं, हम 95 मतलब इधर उधर बता रहे हैं, हम कल बता देंगे अच्छे से। ठीक है, अभी बताएंगे ना तो आज का टॉपिक फिर रह जाएगा, इसको याद दिलाइएगा। अभिलाषिक सामर्थ्य भूल गए आप लोग। अब लिखिएगा डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व ऑफ स्टील। अब देखिए, अभी यार अब कंक्रीट का पढ़े हैं, अब स्टील का पढ़े, अब मिक्स कर देंगे, है ना, अलग अलग। डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व ऑफ स्टील, हेडिंग लिखिए स्टील के लिए। तो स्टील का तो हम डायरेक्ट बताएं। देखिए स्टील का हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे तो अभी बताए थे माइल्ड स्टील के लिए, और मेरे लाल ऐसे ही बताए थे। लेकिन बताइए इसमें ताम झाम कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, तो इसको सरल रूप में, सबका हम सरल रूप मान लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए, तो ऐसे बना, वही ऐसे बताए हैं, लेकिन हम कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे बस। और कैलकुलेशन करने में आसानी होगा ना भाई, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मार दीजिए फट से। बाकी ऐसा देखिए हर जगह, तो यही है कि थोड़ा हम लोग आसान बना देते हैं। एजम्पशन अभी लिखेंगे एजम्पशन। तो देखिएगा, हम इसके सामर्थ्य को हम दिखाते हैं यील्ड स्ट्रेंथ से, FY से, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, पराभव प्रतिबल सुन लीजिए पहले, एक क्या आपका पराभव प्रतिबल है, लेकिन समझिएगा इसमें तो स्ट्रेस हो जाएगा, ये नहीं स्ट्रेन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेस, इसे कहते हैं हम लोग पराभव प्रतिबल। सामर्थ्य नहीं, प्रतिबल लिखिए इधर। ठीक है, लेकिन इसमें तो क्वालिटी कंट्रोल की कोई बात नहीं है भाई। उसमें था तो कंक्रीट आप बना रहे थे, छड़ आप बनाते हैं नहीं, वो लैब से ही बनाता है, तो इसमें तो क्वालिटी कंट्रोल की कोई बात नहीं है ना। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम इसके सामर्थ्य को कुछ कम मान कर लेते हैं। तो इसका सुरक्षा गुणांक कितना लेते हैं भाई, इसका सुरक्षा गुणांक यहीं से ले लीजिएगा, यहीं आ जाएगा आपका सुरक्षा गुणांक। ले लेते हैं हम लोग, पराभव प्रतिबल का FY से दिखाते हैं, तो इसका सुरक्षा गुणांक लेते हैं 1.15। तो देखिए कितना आएगा, 0.87 भाग जाकर देखिए भाई,
हूँ क्या बुक से हो सकता है गलत लिखे 10.87 FY। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं डिजाइन। क्या कहते हैं हम लोग, डिजाइन स्ट्रेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिजाइन स्ट्रेस कहते हैं। समझ आ रहा है? तो बहुत आसान है। इसमें एक ही बार भाग दिए हैं क्योंकि उसके सामर्थ्य को हम क्या माने हैं, कम माने हैं। जैसे उनके खाना बनाने वाला अधिक खाना बनाते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि मेरा 100 किलो न्यूटन लोड लेगा, लेकिन हम उस पर डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि 100 किलो कर देंगे तो हो सकता है कभी 101 आ जाए, और जब एकदम मैक्सिमम पे कर देंगे तो 101 भी आएगा तो फेल होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके सामर्थ्य को घटा कर लेते हैं कि फ्यूचर में थोड़ा बढ़े भी तो कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें 2 बार घटाए थे। क्यों? क्योंकि उसमें लैब में साइट में अंतर था। लैब में कंक्रीट जो टेस्ट किया था क्वालिटी सारा था, साइट पे कम था, तो उसका 6.7 ले लिए थे। लेकिन 6.7 मेरे लिए सामर्थ्य है, ओरिजिनल सामर्थ्य, तो उसके सामर्थ्य को घटा के लिए थे 1.5 से भाग देकर। लेकिन यहाँ तो छड़ को आप बना नहीं रहे हैं, वहाँ तो खुद बना हुआ आ रहा है। लेकिन इसका सामर्थ्य को कुछ हम कम करके लेते हैं। तो कितना कम करके लेंगे, 10.87 FY। इसे कहते हैं लोग डिजाइन स्ट्रेस। तो बनाइए, हो गया। चलिए, इल्ड स्ट्रेस, पराभव प्रतिबल मतलब क्या होता है, इल्ड स्ट्रेस, है ना। अब बताइए, ये सारी चीज़ें हम इल्ड भी अभी जस्ट बताए हैं, इल्डिंग भी पता है क्या होता है। इल्ड के बाद बिना प्रतिबल बढ़ाए विकृति बढ़ने लगता है, क्या ना। तो लिखिए, तब इसमें क्या लिखिए, इसमें कुछ लिख लीजिए। चित्र में माइल्ड स्टील का है, ठीक है। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाया गया है। चित्र में माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाया गया है। जिसमें इल्ड पॉइंट तक, अब इल्ड पॉइंट हम दर्शाए नहीं, लेकिन आपको पता है कहाँ है। जिसमें इल्ड पॉइंट तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तथा इल्ड पॉइंट के बाद बिना प्रतिबल बढ़ाए विकृति का मान बढ़ता रहता है। इल्ड पॉइंट के बाद बिना प्रतिबल बढ़ाए विकृति का मान बढ़ता रहता है। बिना प्रतिबल बढ़ा है बढ़ता रहता है ना। बताना नहीं पड़ेगा इसमें। देखिए, प्रतिबल नहीं बढ़ रहा है लेकिन विकृति का मान बढ़ता जा रहा है। प्रतिबल नहीं बढ़ रहा है, विकृति का मान बढ़ता जा रहा है। प्रतिबल बढ़ रहा है नहीं, लेकिन विकृति बढ़ रहा है। कैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, जब किसी छड़ को तोड़ते होंगे तो एक ऐसा टाइम आता होगा बिना लोड लगाए वो मुड़ता होगा। छड़ को तोड़ते होंगे तो कभी कभी अपने छत पे तो टूटा ही है उस छड़ को प्लास्टिक बना दिए आप लोग मोड़ के। लिखिए, हाँ तो वही बात है, बिना, हाँ उसे नेकिंग जोन कहते हैं, ठीक है। लिखिए, इसमें लिखिए, स्टील का डिजाइन स्ट्रेस प्राप्त करने के लिए पराभव प्रतिबल इल्ड स्ट्रेस ब्रैकेट में लिखेगा FY। पराभव प्रतिबल में आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.15। स्टील का डिजाइन स्ट्रेस प्राप्त
प्राप्त करने के लिए यील्ड स्ट्रेस यानी पराभव प्रतिबल, यील्ड स्ट्रेस लिखे, प्राप्त करने के लिए यील्ड स्ट्रेस ब्रैकेट में लिखे एफ वाई में आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.15 से भाग देकर आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.15 से भाग देते हैं। तथा डिजाइन स्ट्रेस 0.87 एफ वाई प्राप्त करते हैं। तथा डिजाइन स्ट्रेस 0.87 एफ वाई प्राप्त करते हैं। बस सेवा समाप्त। अगला आइडियन लिखिएगा एजम्पशन मान्यताएं। एजम्पशन यानी मान्यताएं। दोनों अब लिखे एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। अब दोनों मिक्स करेंगे ना। अभी आरसीसी का अलग पढ़ रहे थे, स्टील का अलग पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम मिक्स करेंगे, है ना। तो जैसे कि पढ़े थे ना वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़े थे पहला अजम्पशन, बताइए तो देखें याद है आपको, बताइए। हाँ 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 ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, बेंडिंग में। तो यहाँ भी तो बेंडिंग ही होता है। तो यदि कोई अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहती है। अब हम समझाएंगे नहीं क्योंकि इसको हम समझा चुके हैं अच्छे से। लिखिए, पहला लिखिएगा, यदि कोई अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, यदि कोई अनुप्रस्थ काट जो नमन के पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहती है, हाँ सेम और क्या। एकदम सेम। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तथा नीचे विकृति, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। लिखवाया था ना। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। जाके पूरा पढ़ के आइएगा। जा क्रिकेट खेल रहा है नाइट मैच। न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। दूसरा लिखिए, पूरा टेंसाइल लोड स्टील वहन करता है। कुछ ना कुछ तो लेखक नहीं समझिए, दोनों लोग पीछे वाले जो लेट आए हैं। ओए देखिए, एक न्यूट्रल एक्सिस मिलता है कि नहीं मिलता है। तो नीचे जब ये बेंड हो जाएगा तो नीचे क्या मिलेगा, बेंड होने के बाद ही न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। न्यूट्रल एक्सिस मिलता है एक, तो नीचे क्या मिलेगा आपको, टेंशन। नहीं पढ़ेंगे तो पूरे आरसीसी मिलेगा टेंशन। ऊपर क्या मिलेगा, कंप्रेशन। तो टेंशन को रोकने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, छड़। लेकिन हम ये मानते हैं कि पूरा टेंशन लोड कौन ले रहा है, छड़ ही ले रहा है। ये बताइए, कुछ ना कुछ लोड को कंक्रीट लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, लेकिन नहीं लेगा मेरे लिए। यही जंक्शन होता है। बहुत कुछ हमको मानना पड़ता है कैलकुलेशन में सुविधा के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। एजम्पशन तो पूरा क्या लिखे हैं, टेंसाइल लोड को स्टील वहन करेगा।
तो कंक्रीट को इससे फ्री माना, मुक्त माना जाएगा। नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको कैसे पता है? हम पढ़े हैं, 3 ही दिन हम गैप किए हैं। अच्छा, पढ़े थे क्या? हाँ, तो वही वाला है जमसर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाला। अब अलग आएगा, अब अलग आएगा। लिखिए, कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस 0.45 FCK लिया जाता है। अलग आ गया। कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस 0.45 FCK लिया जाता है। कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस 0.45 FCK लिया जाता है ना। अब इसी एजम्पशन को कल लिखवाते दिक्कत होता ना। कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस 0.45 FCK लिया जाता है, जहाँ FCK क्या है? अभिलाषिक सामर्थ्य। लिखिए ब्रेक वैसे, जहाँ FCK क्या है? अभिलाषिक सामर्थ्य। थोड़ा इन लोगों को दिखा दीजिए, तो 6 सेमेस्टर का एक बुक दिखा दीजिए इन लोगों को, देख लीजिए। देख लीजिए, न्यूमेरिकली बुक है 6 सेमेस्टर का। सोचिए, ऐसे भी लड़के फीस ले भाग जाते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं सब। लिखिए, स्टील का डिजाइन स्ट्रेस आप लिख सकते हैं, है कि नहीं आपके सामने? स्ट्रेस का, स्टील का डिजाइन स्ट्रेस 8-7 FY लिया जाता है। देखिएगा, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, यानी सबसे, क्या हुआ? देखिए क्या होगा भाई, हिंदी बताइए तो। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, यानी मतलब एक कंप्रेशन होगा ना, एक कंप्रेशन, तो सबसे ऊपर वाले कंप्रेशन की बात हो रही है, सबसे ऊपर वाला है ना, जहाँ ज़्यादा कंप्रेशन होगा। लिखिए, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, नहीं उसी में जमसन है। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर विकृति, अरे देखिए ना, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, कंक्रीट का जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकाले थे, कैसे निकाले थे? देखिए, ऐसे निकाले थे कि नहीं? कितना विकृति था? 0.035। वही लिखवा रहे हैं कि हाँ, संपीड़न जोन के सबसे ऊपरी रेशे पर विकृति इतना होती है। वही लिखवा रहे हैं कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर विकृति कितना होगा? 0.035। समझ आ रहा है ना? इसका आगे यूज करेंगे कल हम, बिना पढ़े मत जाइएगा। लिखिए, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर विकृति 0.0035 ली जाती है। इसलिए 8 दिन, ये सब एक ही दिन पढ़ाए हैं, ली जाती है। हो गया? समझ आ रहा है? लिए थे कि नहीं लिए थे? एजम्पशन है। लिखिए अगला, लिखिए, स्टील में विकृति 0.87 FY अपान में, नहीं यार क्या होता, स्टील में विकृति FY अपान में ES प्लस 0.002, नहीं 87 ही है, सही है ना? 87, तब मिला लेते हो, गड़बड़ हो रहा है। स्टील में विकृति 0.87 FY अपान में ES, मतलब 0.87 ही है ना? हाँ ठीक है, इतना लिया था। लिखा, स्टील में विकृति इतना लिया था, अभी लिखवाएंगे। ES ना, हाँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 0.87 FY जहाँ ES
स्टील का यंग्स मॉडुलस है ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। सबके लिए सबके लिए यंग्स मॉडुलस मिलता है। कंक्रीट के लिए यंग्स मॉडुलस कैसा है कि यंग मॉडुलस और इलास्टिसिटी का एक ही होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग। हाँ वो एक हो सकता है, वो एक हो सकता है, ठीक है। हो सकता है स्टील का यंग मापांक है ना। अगला लिखिए, कंक्रीट और स्टील के में मध्य बॉन्डिंग परफेक्ट होता है। कंक्रीट और स्टील के मध्य बॉन्डिंग परफेक्ट होता है। अगला लिखिए जो होता नहीं है लेकिन हम इसी में लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। कंक्रीट का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.5, कंक्रीट का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.5, कंक्रीट का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.5 तथा स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.15 लिया था। आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.5, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 तथा स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.15 लिया था। जाइए जी लीजिए ज़िंदगी, लंबा एक सांस लीजिए। खूब पढ़ा है आज। स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.15 लिया था। ऐसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज आप लोगों को मिलेगा स्टील में। स्टील ड्राइंग में भी ज़्यादा है कि ठीक है, कम है। 5 ही तो।